आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। इसके पीछे हम लोग कुल मिला के 3 सेट ऑलरेडी देख चुके हैं। वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसका भी क्लास अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देखिएगा। ये जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वार्ड का टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास के। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है, विकर्णों का संख्या यहाँ पे दे दिया है। पूछा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। विकर्णों का संख्या निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वह फॉर्मूला है आपका n इंटू एन माइनस 3/2। यहाँ पे हम लोग n के स्थान पर रखते हैं भुजाओं की संख्या। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बहुभुज में 5 भुजा है, विकर्ण कितना होगा, तो n के जगह रखेंगे 5। 5 गुने 5 माइनस 3 2/2 यानी कि 5 हो जाएगा। अगर बहुभुज में 10 भुजा है तो विकर्णों का संख्या कितना होगा, तो n की जगह रखेंगे 10। n-3 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 7/2 यानी 70/2 35 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी किसी भी बहुभुज के विकर्णों का संख्या नंबर ऑफ डायगोनल पूछे, फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू एन माइनस 3/2 और n के स्थान पर रखते हैं भुजाओं की संख्या। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए विकर्ण दे रखा है 20, भुजा का संख्या पूछा है, तो विकर्ण मतलब इसका वैल्यू आपका कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। और हम लोगों से भुजाओं का संख्या पूछा है यानी n का मान पूछा है, तो n का मान हम ऑप्शन से लेंगे। n के स्थान पर जिस वैल्यू को रखने पर यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए यानी इसका वैल्यू 20 आ जाएगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 5 रखिए, 5 5 माइनस 3 2 10 10/2 5, वैल्यू 5 आ जाएगा। 8 रखिए, 8 n-3 8 माइनस 3 5 8 पंचे 40/2 20 हो जाएगा। यानी n के जगह अगर आप 8 लेते हैं तो विकर्णों का संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। n के जगह 8 रखेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, इंटू n-3 8 माइनस 3 कितना 5/2 40/2 यानी कितना होगा आपका 20 हो जाएगा। तो भुजाओं का संख्या आपका 8 होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। दिए गए प्रेक्षण यहाँ पे दे रखा है, इसका समानांतर माध्य बताना है। समानांतर माध्य का मतलब होता है औसत, और औसत निकालने का तरीका क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यानी सभी वैल्यू को जोड़ करके जितना वैल्यू है उसे भाग करिए। तो आइए सबको जोड़ते हैं। पहले इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 9 9 18 9 27, 27 के बाद यहाँ पे 3 30, 30 के लिए क्या लिखेंगे हम, 30 के लिए लिखेंगे 0। हासिल हमारे पास 3 है, उस 3 को पहले यहाँ जोड़ लेते तो 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36, 36 9 45 और 9 54, 54 9 63। यहाँ पे क्या हो गया, आंकड़ों का योग 630। आंकड़ों का योग ऊपर लिख दिए, नीचे में लिखेंगे आंकड़ों का संख्या। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है तो 9 से भाग कर लीजिए। समानांतर माध्य का मतलब कि औसत आपको निकालना है, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या भाग करिएगा। 9 7 63, क्या आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, 70, यानी कि विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए क्या बोला है। बोला है 2 अंकों की एक संख्या, इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग 99 है। एक 2 अंक का संख्या है और अंकों को उलटने के बाद जो संख्या बनता है उन दोनों का योग 99। यदि संख्याओं के अंकों में 5 का अंतर है तो वह संख्या बताइए। अंकों में 5 का अंतर है तो एक तो इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए, क्योंकि इसके अंकों में देख लीजिए अंतर 7 का है। अंतर कितना का होना चाहिए, 5 का। 2 7 में 5 का, 8 3 में 5 का, 6 1 में 5 का। अंतर का मतलब बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या होता है, ठीक है। इसके दोनों अंक में देखिए अंतर 7 का है, तो इसको तो हम हटा दिए। अब हमें क्या करना है कि संख्या को उलटने के बाद अगर उन दोनों को, संख्या और उसके उलटने के बाद जो वैल्यू आता है, दोनों को जोड़ा जाए तो 99 आना चाहिए। तो 27 को अगर उल्टेंगे तो क्या होगा, 72। इसका योग देखिए तो 27 + 72 99 हो जाएगा, हो जाएगा। हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 2 अंकों का ऐसा संख्या चुनना है जिसके अंकों में अंतर 5 का, तो 2 7 में कितना का अंतर है, 5 का। और संख्या और उसको उलटने पर प्राप्त संख्या के का योग जो है वह 99, तो 72 + 27 कितना हो जाएगा, 99। यहाँ देख लीजिए 83 है, अंकों को उलटिएगा तो 38 हो जाएगा। क्या इसका योग 99 आएगा, 99 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। 16 है, अंकों को उलटिएगा तो 61 आएगा, इसको जोड़िएगा क्या 99 आएगा, नहीं आएगा। यानी सिर्फ देख करके आप अपना आंसर बता सकते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प ए। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। बोला है कि जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है, ठीक है, और रब्बू उसको 4 दिन में। देखिए जग्गू कितना दिन में बना सकता है, जग्गू एक एक कुर्सी बना सकता है 3 दिन में, ठीक है। और इसके साथ एक और है आपका रब्बू, यह बना सकता है 4 दिन में। रब्बू बना सकता है कितना दिन में, 4 दिन में। हम यहाँ से जो है यह निकाल लेते हैं कि दोनों मिलकर एक कुर्सी कितने दिनों में बनाएगा। एक लकड़ी का कुर्सी 3 दिन में बना सकता है जग्गू, ठीक है। तो 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12। 12 में 3 से भाग करेंगे 1 दिन का काम, 12 में 4 से भाग करेंगे 1 दिन का काम। अब देखिए टोटल कितना यूनिट काम हो गया, 12 यूनिट। दोनों मिलकर अगर करता है तो जग्गू 1 दिन में 4, यह 1 दिन में 3, यानी कि 7 यूनिट काम करेगा। तो 12/7 दिन इसको समय लगेगा अगर दोनों मिलकर बनाए तो। टाइम नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि जग्गू एक काम को 3 दिन में,
और रब्बू एक काम को 4 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को 12/7 दिन में कर लेगा। भाई यह 4 दिन में करता है, यह 3 दिन में, यह 4 दिन में, तो 3 4 का एलसीएम, यह टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में इसके डे से भाग करेंगे इसके 1 दिन का काम, टोटल वर्क में इसके डे से भाग करेंगे इसके 1 दिन का काम। टोटल काम 12 हो गया, दोनों मिलकर 1 दिन में 7 यूनिट काम, तो पूरा 12 यूनिट काम में 12/7। अब 12/7 दिन में 1 कुर्सी बनाएगा, तो 2 कुर्सी बनाना होगा, तो इसका 2 गुना समय, 3 कुर्सी तो 3 गुना समय, यहाँ 14 कुर्सी बनाना है तो इसका 14 गुना समय लग जाएगा। सोल्व करिए, 7 दूना 14, 12 दूना 24 दिन इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। थोड़ा थोड़ा चीज यहाँ पे हमें सोचना है और अपना आंसर जो है वो आपको इजिली निकाल लेना है। ठीक है, क्या यहाँ पे निकालें कि 12/7 दिन 1 कुर्सी में, तो 2 में इसका 2 गुना, 3 में इसका 3 गुना, 14 कुर्सी बनाना है इस तरह का, तो इसका 14 गुना समय यहाँ पे लग जाएगा। यह रीजनिंग का क्वेश्चन मिस्टेक से टाइप कर दिया है इसमें, उसको रीजनिंग वाले में डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी सा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, पहले भाग का क्रिया, तो 12 में 4 से भाग करेंगे 3, फिर गुना, 3 दूना 6, 7 में से 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। पहले भाग फिर गुना और लास्ट में हम लोग प्लस माइनस करते हैं। आगे देख लीजिए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% के बराबर है। देखिए 84% के बराबर कौन सा छूट हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। आप बोलोगे विकल्प डी कैसे पकड़ लिए, देख लीजिए 20 और 80 कितना हो जाएगा 100, और माइनस 20 गुना 80 कितना हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 1600, और नीचे में क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, इससे यह कैंसिल हो गया। 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 2 क्रमिक छूट के बदले जब भी एक समतुल्य छूट निकालना होता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं a+b माइनस ab/100। अब से पहले क्या होता था, अब से पहले जो 3 सेट में क्वेश्चन आपको मिला था वहां पे 2 अलग अलग छूट दे करके एक समतुल्य छूट पूछता था। इस बार एक समतुल्य छूट दे रखा है, हमें यह बताना है कि वह 2 अलग अलग छूट कौन सा है। तो हमें ऐसा वैल्यू लेना है ए और बी का जिसको यहाँ पे रखने पर वैल्यू 84 आ जाए। तो अगर 90 और 10 रखेंगे तो 90 गुने 90 + 10 100, और 100 में से 9 माइनस करेंगे क्योंकि इस दोनों का जो गुणनफल है जब यहाँ पे रखिएगा तो 90 गुने 10 900/100 9 आएगा। 100 में से 9 माइनस करेंगे, यह 91 वैल्यू देगा। 40 और 60 100, 100 में से आप क्या माइनस करिएगा 24, यानी कि यह वैल्यू आपका 76 देगा। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए 84। 20 80 100, 100 माइनस दोनों का गुणनफल 1600/100 यानी कि 16 आंसर आपका आ जाएगा। इस फॉर्मूला पे आपको इस वैल्यू को लेकर के आ जाना है, सिर्फ देखिएगा आंसर आपका बन जाएगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि कितनी अवधि में 2 गुना, 2 गुना का मतलब होता है 100% ब्याज। जितना गुना बोलेगा ना उसमें से 1 घटा लीजिए, जैसे 2 गुना 1 घटाइए 100% ब्याज, 3 गुना 1 घटाइए 200% ब्याज, 5 गुना 1 घटाइए 400% ब्याज। तो 2 गुना बोला, इसका मतलब 100% ब्याज जो है, रेट कितना है यहाँ पे 10%, तो 100% ब्याज यहाँ पे दे रखा है। परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग करेंगे क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। सोल्व करिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 100 को 10 से काटेंगे क्या होगा 10, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। फिर से समझिए परसेंटेज ब्याज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज ब्याज अगर 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरीके से दिया गया है तो 2 गुना का मतलब होता है 100% ब्याज, 3 गुना का मतलब 200% ब्याज, और परसेंटेज ब्याज में अगर रेट से भाग कर लेते हैं तो टाइम आपका निकल जाएगा। आगे चलिए, 24 42 56 का एलसीएम निकालना है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से कटे वही एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, सबसे छोटा ऑप्शन 168 है। इसको पहले ट्राई करिए, शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। 168 देखिए तो क्या 24 से कटेगा, तो 24 से वही नंबर कटता है जो 8 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो देखिए क्या यह 8 से कट रहा है, 8 दूना 16, 8 एकम 8 कट रहा है 3 से, 8 6 14 और 15 अंकों का योग 15 है तो 3 से कट रहा है। यह वैल्यू 8 3 से कट रहा है यानी 24 से कटेगा। 42 से वही कटेगा जो 7 से भी कटे 6 से भी कटे। तो देखिए 42 से यह 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 चौके 28 कट रहा है, 6 से काटे इसको, 6 दूना 12, 6 8 48, 6 से भी कट रहा है यानी 42 से भी कट रहा है। 56 से वही कटेगा जो 7 और 8 दोनों से कटे, तो 8 से तो चेक कर चुके हैं, 7 से भी चेक कर चुके हैं, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। जब भी एलसीएम निकालना होगा बाई ऑप्शन तरीका क्या है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्या से कटता है। तो इन तीनों का ऑप्शन जो है वह छोटा से छोटा संख्या होगा जो सबसे कटेगा। तो चारों ऑप्शन में से जो सबसे छोटा वाला होगा पहले हम उसको चेक करेंगे, अगर वह ऑप्शन सबसे कट रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे छोटा ऑप्शन है, सबसे कट रहा है तो ये हमारा आंसर। अगर यह नहीं कटता तो फिर इसके बाद जो सबसे छोटा होता है उसको चेक करते, अगर यह नहीं होता तो फिर इसके बाद जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग चेक करते। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए यह क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का 2 क्वेश्चन टाइप कर दिया कल। आगे देखिए, अपनी कुल आय में से संजय 20% घर किराए पर से 70% घरेलू चीजों पे व्यय करता है। यदि वह 1800 रुपये बचाता है तो उसका आय है। हर सेट में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। हम क्या करेंगे, उसका आय ले लिए x। अब देखिए x का जो कुल आय है उसका 20% किराए पे खर्च कर दिया तो बचाया कितना 80%। 80% का वैल्यू क्या होता है 4/5, भाई 80% 80/100 यही तो बचाता है। फिर आगे देख लीजिए, शेष का 70% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 30%। 30% यानी कि 3/2
10 यही बचाता होगा, तो यही इसका टोटल बचत हो गया, जबकि टोटल बचत कितना दे रखा है आपका 1800 दे रखा है। सोल्व इसको करिए, 4 तिया 12, 12 गुने 15 आपका होता है 180, यानी इधर 150 वैल्यू हो गया। ठीक है, 12 गुने 15 180, 150। यहाँ से x का मान बताइए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15 पंचे 75 हो जाएगा, बाकी एक जीरो इसका 7500 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प भी बहुत रिपीट कर रहा है यह सवाल आपका। आगे देखिए, स्थिर जल में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखे थे, लेकिन वहां पे हम लोग निकाले थे धारा के दिशा में इसका चाल, इस बार पूछा है धारा के प्रतिकूल चाल। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यानी नाव का चाल, जो बोट का स्पीड है वो है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल ये हो गया। अच्छा, धारा का चाल यहाँ पे इससे धारा के चाल को दर्शाते हैं, इस पर स्ट्रीम होता है, इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव का चाल क्या होगा, 3 + x। धारा की दिशा में नाव का चाल प्लस धारा का चाल, धारा के विरुद्ध नाव का चाल माइनस धारा का चाल। धारा की दिशा में चलने पर नाव का चाल बढ़ जाता है, उतना ही बढ़ता है जितना धारा का चाल, और धारा के विरोध में चलने पर नाव का चाल घट जाता है, उतना ही घटता है जितना धारा का चाल। सवाल में क्या बोला है कि एक नाविक धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर आने की तुलना में दोगुना समय, जाने में जो है आने की तुलना में दोगुना समय लेता है। जाता कैसे, धारा के प्रतिकूल। तो आप बताइए कि 50 किलोमीटर की दूरी अगर धारा के प्रतिकूल तय करे, तो धारा के प्रतिकूल चाल तो यही होगा, नाव का चाल माइनस धारा का चाल। तो यह दूरी है, चाल इतना है, दूरी बट्टा चाल समय इतना लग जाएगा। यहाँ जो समय लगता है ना वह धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करेगा, 3 + x, नाव का चाल प्लस धारा का चाल। तो इस दूरी को अगर इस चाल से तय करेगा तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लग जाएगा। अब यह जो धारा के अनुकूल जो समय लगा है, इस समय का इतने समय का दोगुना, क्योंकि यहाँ समय कम लगता है, इसका दोगुना समय धारा के प्रतिकूल लगता है। तो प्रतिकूल में इतना समय, अनुकूल में इतना समय, इसका दोगुना समय आपका लग जाता है। अब इसको सोल्व करिए, ऊपर यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, इससे इसको काटिए, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 - x से 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 - 2x हो जाएगा। इसका भी क्रॉस में गुना करिए, इधर आएगा, इधर कोई वैल्यू नहीं है, यानी 3 + x रह जाएगा। देखिए 3 6 में से घटेगा, इधर 3 हो जाएगा, बराबर -2x, इधर आके x में जुटेगा तो 3x हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध नाव का चाल बताइए, 3 - 1 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे आंसर होगा। आंसर आपका क्या होगा, धारा के प्रतिकूल चाल बताना है ना, तो नाव का चाल 3 है, धारा का चाल 1 आया है, तो प्रतिकूल नाव का चाल माइनस धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल 3 + 1 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यह 300 से 3 कम है या 3 ज़्यादा है, तो इसको 300 के रूप में प्रेजेंट करिए। तो 300 - 3 इसके लिए लिख सकते हैं, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 300 + 3 लिखेंगे, यही तो करेंगे। 300 + 3 हो गया। अब यहाँ देखिए फॉर्म क्या बना, a - b a + b। तो a - b a + b के लिए हम क्या लिखते हैं, a² - b²। इसी अलजेब्रिक फॉर्मूला पे तो आ गया। 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 00 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। 90,000 यहाँ पे है, 90,000 में से 9 माइनस करिए, 81,991 हो जाएगा। 90,000 में से सिर्फ 9 माइनस करना है, तो 89,991 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यहाँ देखिए 1 से 70 तक के दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 है, कितने प्रतिशत। अब देखिए 1 से 70 बोला है ना, तो 7 संख्या ऐसा होगा जिसका इकाई अंक 1 होगा, और 7 संख्या ऐसा होगा जिसका इकाई अंक 7 होगा, यानी टोटल 14 संख्या ऐसा है जिसका इकाई अंक या तो 1 या 7 होगा। कुल कितना संख्या में, 70, 1 से 70 तक में 70 संख्या, कुल 70 संख्या में प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। हमें यही तो बताना है कि टोटल कितना प्रतिशत ऐसा नंबर है जिसके अंत में या तो 1 है या 7 है। तो ऐसा कुल 14 संख्या है, 1 से 70 तक में कितना संख्या, 70 संख्या में प्रतिशत में कितना गुणा करेंगे, 100 से, 14 पंचे 70, और 5 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 20, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 20% हो जाएगा। आइए प्रैक्टिकली हम बताते हैं। 1 से 70 तक में 1 में मिलेगा, इकाई स्थान पर 1, 11 में, 21 में, 31 में, 41 में, 51 में, 61 में और 71 में। देख लीजिए इन सभी जगह पर इकाई स्थान पर 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहा है क्या, 1 से 70 तक दोनों को शामिल करते हुए ऐसी कितनी संख्या, कितने प्रतिशत संख्या जिसका इकाई अंक 1 या 7 है। तो 1 में फिर कहाँ मिलेगा, अच्छा 71 ज़्यादा लिख दिए, 70 तक ही बोला है ना, ठीक है 7 हो गया यहाँ पे। अब 7 वाला कौन कौन है, इकाई स्थान वाला 7, 17, 27, 37, 47, 57 और 67, इन सब के इकाई स्थान पर आपका क्या है, 7 है।
तो इकाई स्थान पर 1 या इकाई स्थान पर 7 वाला कितना संख्या हो जाएगा, 7 और 7 14। तो हमें यही बताना था कि कितना प्रतिशत ऐसा संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 1 या 7 है। तो ऐसा 14 संख्या है, कुल कितना में, 70 में। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। आगे बढ़िए। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है। बहुलक कौन होता है, जिसका पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। तो सबसे ज्यादा बार आपका 7 आ रहा होगा, है ना। तो 7 यहाँ देखिए, 1 बार और एक 2 बार और एक 3 बार, 7 3 बार है। अब देखिए 6 कितनी बार, 1 2 3। तो 7 जो है 3 से ज्यादा बार आएगा तभी तो बहुलक होगा। इसका मतलब ई जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ई भी आपका 7 का ही होगा, तभी आपका इसका बहुलक 7 होगा। इसका मतलब 2k + 1 जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। यहाँ से 2k का वैल्यू एक 7 में से घटेगा 6, के का वैल्यू 2 तिया 6, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, जो भी इस तरह का वैल्यू ना केपी वाला वैल्यू दे रखा होगा उसको बहुलक के बराबर कर देना है। यह बहुलक 7 कब होगा, जब आपका 7 सबसे ज्यादा बार आएगा। तो ये जो वैल्यू दिख रहा है वेरिएबल के फॉर्म में, यह भी 7 ही होगा। इसका मतलब इसके बराबर में हम 7 रखेंगे तभी तो यह बहुलक, इस श्रेणी का बहुलक 7 होगा ना। और यहाँ से के का मान आपका निकल जाएगा। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप इसका स्पीड बताइए, 275/5, स्पीड हो गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया, 55 किलोमीटर पर आवर। भाई एक कार जो है 275 किलोमीटर का दूरी तय करता है कितना घंटा में, 5 घंटा में। तो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा समय से चाल निकल गया। अब बोला है चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी, तो 5 की कमी कर देंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, 5 का जब कमी कर देंगे तो स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब बोला है 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय, तो भाई स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 250 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको 5 घंटा का समय लगेगा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, दूरी बट्टा चाल, समय निकल जाएगा। वैसे भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर में कितना घंटा, 5 घंटा लग जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी 25% लाभ लेकर इसको आगे बेचता है, सी इसके लिए 1500 रुपये भुगतान करता है। देखिए ए बेचा है किससे, बी से, बी किससे बेचा है, सी से, और सी कितना में लिया, सी आपका लिया है 1500 रुपये में। यानी ए जितना में बेचा बी उतना में खरीदा, बी जितना में बेचा सी उतना में खरीदा, सी कितना में खरीदा 1500 रुपये। हमसे क्या बताना है, ए कितना भुगतान किया। तो हम मान लिए ए इसको खरीदा है एक्स में। अच्छा ए खरीदा एक्स में, 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ यानी 120% में, तो 120 का मान 6/5 हो जाएगा। भाई 20% लाभ में यानी कि 120% में बेचा ना, तो 120/100, 20 से काटे 20 छके 120, 20 पंचे 100 यानी 6/5 में बेचा। जितना में एक्स लिया उसके 6/5 में बेचा। आगे देख लीजिए, अब इतना में ए बेचा बी से, बी इतना में खरीदा। बी क्या करता है, 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेचा यानी 125/100, तो 125/100 का वैल्यू बताइए, 25 पंचे 125, 25 100 के 100, इतना में यह बेच दिया सी से, जबकि सी कितना में लिया है, 1500 में लिया है। यह आपका सी का क्रय मूल्य हो गया। क्लियर, जितना में बी बेचा होगा उतना में ही सी लिया होगा। तो बी ए इतना में खरीदा, ठीक है, इतना में बेच लिया। अब इतना में बेचा तो इतना में बी लिया, बी इतना में बेच लिया। यह बी का भी क्रय मूल्य है, और जो बी का भी क्रय मूल्य होगा वही सी का क्रय मूल्य होगा। जब भी आप किसी वस्तु को किसी दुकानदार से खरीदते हैं, मान लीजिए किसी दुकानदार से आप कोई पेंसिल 10 रुपये में खरीदे, तो 10 रुपये उस पेंसिल का आपके लिए क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है। तो ए बेच रहा है बी से, यानी जितना में ए बेचेगा बी उतना में खरीदेगा, तो जो ए का विक्रय मूल्य होगा वह बी का क्रय मूल्य होगा, जो बी का विक्रय मूल्य होगा वह सी का क्रय मूल्य होगा। तो बी का हम विक्रय मूल्य निकाल लिए, वही सी का क्रय मूल्य होगा, जबकि सी का क्रय मूल्य इतना। 5 से 5 आप यहाँ पे काट लीजिए। अगर इसको काटते हैं 6 से, तो 25 छके 150, कितना हो जाएगा आपका 250। एक्स का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 गुने 250 कितना होगा 1000। तो 1000 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। ए अनुपात बी का मान 3:2 है, यहाँ अनुपात छूटा हुआ है। ए अनुपात बी का मान क्या है, ए अनुपात बी का मान यहाँ पे दे रखा है 3:2। आगे चलिए, आगे बी अनुपात सी का मान भी 3:2 है। बी अनुपात सी का मान भी क्या है आपका 3:2 है। हमें क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। यह है आपका दरअसल ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, इस क्वेश्चन में हमें बताना है। हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो इस रेशियो को बस बैलेंस करना है। बी का मान यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, दोनों को इक्वल करिए। तो 2 और 3 कहाँ जाके बराबर होगा, 6 पे। तो 6 बनाने के लिए इस 2 में 3 से गुना और इस 3 में 2 से गुना, बी के वैल्यू को इक्वल करना है। तो 2 3 6 पे जाके बराबर होगा। 6 बनाइए, 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, जिससे भी गुना करिएगा प्रत्येक में, क्योंकि प्रत्येक पद में गुना करने पर मान में अंतर नहीं आता है। तो यह हो गया आपका 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है। 2 से गुना करेंगे 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अब यहाँ से आप बता दीजिए ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो ए के जगह 9, बी के जगह 6, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सी के जगह 4। 9 6 4, 9 100 और 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 और 4 विकल्प सी यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलिए,
अगला सवाल देखिए, बोला है एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो किस ऊंचाई से टूटा था? गौर से देखिएगा, जब भी पेड़ वाला टूटा टूटी वाला क्वेश्चन होगा तो कुछ ऐसे आप फिगर बनाइएगा। अब यहाँ देखिए, पेड़ का ऊंचाई, गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ए बी सी इसको मान लेते हैं। देखिए, पेड़ का ऊंचाई पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, कुछ ऐसे था। कैसे था? कुछ इस प्रकार से पेड़ था। अभी टूटा है, इस पॉइंट से टूटा है तो ऐसे गिरा। तो पेड़ का ऊंचाई जो होगा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यह पार्ट और यह पार्ट पूरा पेड़ का आपका ऊंचाई है। तो पेड़ की ऊंचाई में हम क्या लेंगे? ए बी प्लस ए सी, पेड़ का जो मूल ऊंचाई है। टूटा है किस बिंदु से? ए बी बिंदु से टूटा है, ठीक है। अब आगे देखिए, यह जमीन के साथ, अब यहाँ पे जमीन है, इसके साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाया है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाया। क्लियर? चलिए, अब एक बात समझिए, यह 30 डिग्री है, यहाँ तो फिक्स है 90 डिग्री, और यह कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 60 डिग्री होता है ना। यह 30 डिग्री है तो यह 90 डिग्री है आपका 60 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में और वैसे भी हाइट एंड डिस्टेंस में एक कोण फिक्स होता है 90 डिग्री। अब बाकी का जो दोनों कोण होता है उसका योग भी आपका 90 होगा, तभी तो तीनों मिलाकर के 180 होगा। तो जैसे यहाँ 30 तो यह 60, यहाँ 60 तो यहाँ पे 30। अब एक बात जो आपको समझना है, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का माप अगर x है ना, तो 90 के सामने वाले भुजा का माप आपका 2x हो जाएगा। यह रेशियो होता है, अपने मन से आप इसको लिख दीजिएगा। 30 के सामने वाला भुजा का माप अगर x, तो 90 के सामने वाला भुजा का माप कितना हो जाएगा? 3x। अब इस क्वेश्चन में देखिए, पेड़ का मूल ऊंचाई 24, तो पेड़ का मूल ऊंचाई बताइए, तो x प्लस 2x कितना हो गया? 3x हो गया। जबकि 3x का वैल्यू यहाँ पे 24 दे रखा है, काटे इसको, 3 अठे 24, तो x का मान क्या आ गया? 8 आ गया। पूछा है पेड़ किस ऊंचाई से टूटा था? पेड़ जिस ऊंचाई से टूटा है उसी को x मान है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए इसका मान पूछता, तो 30 डिग्री के सामने अगर x है तो 60 डिग्री के सामने √3 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर हमसे यह पूछा कि पेड़ का जो शीर्ष है वह जमीन से कितनी दूरी पे जाके गिरा है, √3 गुना x का मान 8 है, 8√3 हम अपना आंसर यहाँ पे करते। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? जब भी गोला का संख्या पूछेगा ना, तो बड़े गोले का त्रिज्या ऊपर रखिएगा, छोटे गोले का त्रिज्या नीचे रखिएगा, और बस इसका कर लीजिएगा क्यूब। तो 12/2 6, 6 का क्यूब कितना? 216। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। वैसे तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, बड़े गोले का आयतन निकालते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर के जगह 12, 12 का हम क्या कर लेंगे? क्यूब कर लेंगे। बड़े गोले का आयतन, इसमें छोटे गोले के आयतन से भाग करिए, तो छोटा गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई, छोटा गोला का त्रिज्या 2 दे रखा है तो 2 का क्यूब कर लीजिए। 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। ऊपर में 12 का क्यूब, नीचे में 2 का क्यूब, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 12/2 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों जगह तो क्यूब ही हो रहा है। तो 12/2 कितना? 6, 6 का क्यूब जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी गोला का संख्या पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, बड़े गोले के त्रिज्या में छोटे गोले की त्रिज्या से भाग करके उसका क्यूब कर देंगे, या फिर इस तरह से बड़ा का आयतन बट्टा छोटा का आयतन लिख सकते हैं, इससे गोलों की संख्या आपका निकल जाता है। आगे देखिए, यहाँ देखिए हमें क्या बताना है, सोमवार और मंगलवार को मिलाकर के टीवी सेट की कितना इकाई का उत्पादन किया गया है? सोमवार और मंगलवार, सोमवार को देख लीजिए 200 यूनिट और मंगलवार को 300 यूनिट, बस इन दोनों को जोड़ लीजिए। कितना इजी सा क्वेश्चन है, 200 यूनिट प्लस 300 यूनिट, आंसर क्या हो जाएगा? 500 यूनिट। विकल्प डी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से डाटा से हमें बस ऑब्जर्व कर लेना है। आगे देखिए, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 12। त्रिज्या 7 और ऊंचाई 12 है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू आर प्लस एच लिखते हैं, किसके लिए? बेलन के लिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। इस क्वेश्चन में बताइए कि त्रिज्या क्या है? सर त्रिज्या जो है वो आपका 7 सब सेंटीमीटर में, आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है तो यूनिट छोड़ देते हैं। एच का वैल्यू क्या है? 12। बस यहाँ पे पुट करिए, आंसर निकालिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2, पाई को अपने जगह रहने देते हैं क्योंकि आंसर पाई के रूप में है। आर का वैल्यू क्या है? 7, तो यहाँ लिखिए 7 और इंटू आर प्लस एच, तो 12 7 कितना हो जाएगा? 19। 19 सत्ते 63 दूना कितना हो जाएगा आपका? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा 133, 19 सत्ते 133 दूना 266, तो कितना हो जाएगा आपका? यह 266 पाई, यही तो होगा। सबको गुना करिए, 19 सत्ते 133 दूना 266 पाई है तो पाई, 266 पाई आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, मेंसुरेशन पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, हमें इन दोनों वैल्यू को गुना करना है, तो गुना कर लीजिए। जो नंबर है 5 दूना 10 हो गया।
अब इसमें दशमलव डालिए, यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक, 3 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद दशमलव आपको डालना पड़ेगा। इसमें देखिए 1 अंक के बाद है ना, और इधर 3 अंक के, तो गुणनफल में 4 अंक के बाद, तो 1 2, इसके पहले 1 0 1 0 और 4 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव डालिए, यही आंसर 0.001, 1 के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 0.001, विकल्प डी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सेट नंबर 4 को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे का सेट भी आपको मिलता रहेगा, और साथ ही साथ जो नए पैटर्न का क्वेश्चन आपका अभी पूछा जा रहा है उसको लेकर के भी टाइप वाइज जो है आपके बीच हम उपस्थित होते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी का जो नया कॉन्सेप्ट है उसके साथ। थैंक यू, जय हिंद।